हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके अनुप्रयोग जो हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गाउस का नियम यानी गॉस लॉ। गाउस का जो नियम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही आगे का भाग है, यानी हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सरफेस से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में कंप्लीट आपको समझाया गया है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए ही वैज्ञानिक गाउस ने एक नियम दिया कि किसी सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसे ही फाइंड आउट करने के लिए वैज्ञानिक गाउस ने एक नियम दिया था जिसे गाउस का नियम कहते हैं। तो नियम रियल में क्या था वो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसके अनुसार ये था कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सरफेस रखा हुआ है, चाहे वो कोई सी भी आकृति का हो, जिसका वर्णन आपको इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट किया हुआ है, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स बाउंडेड होगा या इससे संबद्ध होगा है, उस टोटल फ्लक्स का मान जो होता है वो गाउस के नियमानुसार इस सरफेस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी इससे रिलेटेड टोटल चार्ज और 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसके अनुसार हमारे पास जो गाउस का नियम होगा, क्या कथन होगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब नोट कर लेते हैं गाउस के नियम के कथन को। क्या होगा इसका कथन? तो गाउस के नियम का कथन आपके सामने है। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी टोटल चार्ज सिग्मा क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, यानी इनटू 1/ε0। तो वैल्यू हमारे पास में आ गई फाइनली फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन और यही होता है गाउस के नियम का कथन। अब हमारे पास हम चूंकि जानते हैं कि फाई बराबर जो वैल्यू होती है वो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में ज्ञात की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यदि इसकी वैल्यू की बात करते हैं तब हमारे पास वैल्यू आती है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि फाई की जो वैल्यू होती है वो विद्युत क्षेत्र और उसमें क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है, वो बराबर। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जहां डी एस वेक्टर जो है वो सरफेस का क्षेत्रफल सदिश होता है। यदि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट माध्यम में हो तब हमारे पास, तो माध्यम में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन जो है वो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हो गया हमारे पास गाउस के नियम का कथन। डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। गाउस के नियम के द्वारा हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और उसका मान जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन के क्या होता है, बराबर। अब इस नियम से संबंधित कुछ कथन हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल को हल करने में और आगे के टॉपिक को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास गाउस का जो नियम है केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए गाउस का नियम लागू होता है। सेकंड हमारे पास में है कि गाउस का जो नियम है वो निर्वात और माध्यम दोनों पर लागू होता है, यानी माध्यम में भी गाउस का नियम लगता है और निर्वात में भी गाउस का नियम लगता है। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन यानी निर्वात में, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन यानी माध्यम में। तो दोनों ही प्रकार में हमारे गाउस का नियम लागू होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है कि
विद्युत फ्लक्स यानी गाउस के नियम के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, यानी जो बंद पृष्ठ हमने ले रखा है जिसे कि हम गाउस के नियम में गाउसियन सरफेस कहते हैं, यानी गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं होता है कि किस प्रकार का वहां पर सरफेस बनेगा। जो कल्पना हम एक तरह से उस सरफेस की करेंगे वो सरफेस कोई सी भी आकृति का हो या उसका आकार किसी भी प्रकार का हो, तो वहां पर गाउस के नियमानुसार जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप सब ध्यान देना, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं इसको। गाउसियन पृष्ठ वो पृष्ठ होगा जो विद्युत क्षेत्र में कल्पना करके बनाया जाएगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो इस प्रकार के सरफेस को हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है उसकी किसी भी प्रकार का आकार हो या किसी भी प्रकार की उसकी आकृति हो, तो वहाँ पर फाई का जो मान होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी वो आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सरफेस हमने कल्पना की है वो एक यहाँ पर त्रिभुज बनता है, यानी ट्राइंगल बनता है, और इसमें एक आवेश मौजूद है। तब इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसका जो मान होगा वो होगा फाई बराबर, तो इस पूरे सरफेस में टोटल चार्ज की मात्रा कितनी है Q, और अपोन में कितना जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसका मान हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, यदि मान लीजिए हमारे पास जो सरफेस हम काम में ले रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है, यानी वर्ग है, तब हमारे पास Q इसके अंदर है, तब इस सरफेस से रिलेटेड जो हमारे पास फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा कि इस सरफेस में अब टोटल चार्ज कितना है हमारे पास में, टोटल चार्ज तो Q ही है, तो यहाँ हमारे पास Q और अपोन में कितना जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी अब हमारे पास स्क्वायर था, यहाँ पर ट्राइंगल है, लेकिन दोनों के लिए फाई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी प्रकार की डिजाइन हमारे पास उसकी हो तो वहाँ पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है गाउस के नियमानुसार। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर थर्ड एक हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, यानी आयत लिया है, और इसमें चार्ज कितना है Q, तो इससे रिलेटेड जो फाई होगा उसका मान इस पूरे सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है Q अपोन में कितना एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये तीनों डायग्रामों से ये स्पष्ट होता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो इनकी संरचना पे निर्भर नहीं होगा। तो फिर फाई का जो मान होगा वो किस पे निर्भर होगा, एक तो निर्भर होगा माध्यम पे और एक निर्भर होगा उस आवेश की मात्रा पे। यदि आवेश की मात्रा यहाँ पर डबल कर दी जाती है तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, डबल होगा, क्योंकि जितना आवेश होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही ज्यादा होंगी, और किसी सरफेस से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है कि गाउस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की मात्रा पे डिपेंड होता है कि आवेश की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट निर्भर होता है कि आवेश की प्रकृति कौन सी है, यानी पॉजिटिव है यहाँ पर या नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर टोटल जो आवेश निकलेगा वो आपके नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा। अगर पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब वहां से फ्लक्स निकलता है, और यदि नेगेटिव चार्ज आपके पास बचता है तो इसका मतलब वहां पर फ्लक्स अंदर प्रवेश करता है। तथा नेक्स्ट हमारे पास में है कि वहाँ विद्युत फ्लक्स जो आएगा गाउस के नियम के द्वारा वो माध्यम पर भी निर्भर होता है, जो कि अभी आपको समझाया। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर Q जो है वो टोटल चार्ज ही है, यानी सिग्मा Q की हम यूज कर सकते हैं। अब हम चूंकि जानते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन की जगह हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, जहाँ एप्सिलॉन R जो है उसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और एप्सिलॉन R का जो मान होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो माध्यम में हमारे पास फाई डैश यूज करते हैं, तब हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये तो बन जाएगा फाई के बराबर, और अपोन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R। अब चूंकि एप्सिलॉन R का जो मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है 1 से, तब हमारे पास जब ये 1 से बड़ा होगा तो ये निर्वात में विद्युत फ्लक्स, ये हमारे पास माध्यम में विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर 1 से यदि मान बड़ा होगा तो हमारे पास फाई डैश का मान कम हो जाएगा, यानी फाई डैश लेस देन किसके हो जाएगा, फाई के, यानी माध्यम में विद्युत फ्लक्स का मान कम हो जाता है
अपेक्षा किसके, निर्वात के। जितना गुना कम होता है उसे ही उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। वैसे भी आप समझ लीजिए कि फ्लक्स जो है वो रिलेटेड हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो गई। तो जब आपके माध्यम चेंज होता है तो माध्यम में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाउन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपकी डाउन होगा तो वहां पर ये पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी घटेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आपकी घटती हैं तो उस एक निश्चित एरिया में से गुजरने वाली लाइंस की संख्या में क्या होगी, कमी। जब लाइंस की संख्या आपकी कम होगी तो पक्का है कि वहां पर फाई के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। तो सारांश ये हुआ कि माध्यम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता है और निर्वात में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 4 पॉइंट हमने देख लिए गाउस के नियम से संबंधित। फर्स्ट हमारे पास गाउस का जो नियम होगा वो उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। सेकंड हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि गाउस का जो नियम होता है वो माध्यम और निर्वात दोनों पर लागू होता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट ये हुआ कि गाउस के नियम के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स कैलकुलेशन होगा उसका मान जो होगा फाई का, वो फाई का मान उस गाउसियन पृष्ठ यानी जो कल्पना करके हम एक संरचना बनाएंगे उस पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं होता है। वहां पर फाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फाई का मान चेंज होता है तो वो होता है आवेश की मात्रा पर, प्रकृति पर तथा माध्यम पर। 4 पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हैं। देखते हैं इसके आगे की कुछ और कंडीशन, नोट कर लीजिए आप यहां तक इसको। नेक्स्ट हमारे पास कथन है कि गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, यानी गाउस का जो नियम है वो नियम आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेश स्थिर अवस्था में हो, चाहे गतिमान अवस्था में हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तब भी वहां पर विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पहले वाले पॉइंट में आपको ये बताया था कि जो कल्पना करके हमने जो सरफेस माना है उसकी चाहे किसी भी प्रकार की डिजाइन हो तो उस पर भी फाई का मान चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास इस पॉइंट के अनुसार मान लीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ हमने कल्पना की है और यहाँ पर ट्रायंगल की हमने कल्पना की है, तो तीनों जो पृष्ठ है वो सेम ही है। हमारे पास यदि चार्ज को हम इस जगह पे रखते हैं, यदि चार्ज को हम इस पोजीशन पे रखते हैं या चार्ज को यदि हम इस पोजीशन पर रखते हैं, तब इस सरफेस से संबद्ध जो फ्लक्स होगा उसका मान होगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि गाउस के नियमानुसार जो फाई का मान होता है वो फाई का मान उस सरफेस के द्वारा कितने आवेश को बाउंड किया जा रहा है, यानी उस पृष्ठ से रिलेटेड टोटल कितना चार्ज है वो काम में लिया जाता है, चाहे आवेश कोई सी भी पोजीशन में रखा हुआ हो। तो इस पूरे सरफेस के अंदर टोटल चार्ज की मात्रा कितनी है, Q है। अब चाहे वो कहीं पर भी हो, तो फाई का मान हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि इसकी बात करते हैं तो इसके द्वारा भी फाई का जो मान होगा वो टोटल चार्ज Q ही है इसके द्वारा, और अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नोट। इस सरफेस के द्वारा भी चार्ज की मात्रा कितनी मिल रही है, हमें Q ही मिल रही है। तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा। तो यहाँ से यही सारांश मिल रहा है कि गाउस का नियम गाउसियन पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता तथा गाउसियन पृष्ठ में आवेश की पोजीशन पर भी निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है चार्ज की मात्रा पर, उसके नेचर पर और माध्यम पर। ये हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड 5वां कथन। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो हम समझें कि बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, या विद्युत क्षेत्र में जो सरफेस हमने ले रखा है वो इस प्रकार का है, और इसमें चार्ज हमारे पास Q1, Q2, Q3, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q4 का, एक चार्ज हमारे पास यहाँ Q5 और एक चार्ज हमारे पास में हो गया Q6। तो अब हमारे पास टोटल फाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और टोटल फाई की वैल्यू होती है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा Q जो निकलेगा, अब हमारे पास जो भी सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम में टोटल चार्ज कितने हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। टोटल कितने चार्ज हमारे पास, 6 चार्ज अवेलेबल हैं।
लेकिन जो फाई होगा यानी जो फ्लक्स वहाँ से निकलेगा उस फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी वो टोटल 3 चार्जों से ही आएगी, जो कि इस पृष्ठ से संबद्ध है, यानी Q1, Q2, Q3 से ही वैल्यू आएगी। इसमें Q4, Q6 और Q5 का कोई योगदान नहीं होगा, अर्थात सिग्मा Q का मान होगा Q1, Q2, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसके द्वारा ही हमारे पास मान आएगा किसका, फाई का। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ चुका होगा कि फाई का जो भी मान निकलेगा वो उस बंद पृष्ठ से ही रिलेटेड आवेश के द्वारा होगा। उस सरफेस के बाहर चाहे कितना भी चार्ज हो उसका यहाँ पर कोई योगदान नहीं होगा फ्लक्स में। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो 6 चार्ज है 1 2 3 4 5 6 चार्ज हमारे पास में है, और गाउस के नियम के द्वारा हमारे को पता है कि फाई बराबर होता है समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो गाउस के नियम के द्वारा हम एक तरह से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाद में, विद्युत क्षेत्र की। तो यदि गाउस के नियम के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं इस पूरे निकाय के लिए, जबकि इस निकाय में टोटल कितने चार्ज हैं, ध्यान देना थोड़ा सा स्पेशल, इस पूरे निकाय में टोटल चार्ज की मात्रा है 6। यदि हम गाउस के नियम का उपयोग करके ई का मान ज्ञात करते हैं तब हमारे पास सिग्मा क्यू जो आपके आएगा वो सिर्फ 3 चार्जों से आएगा। लेकिन यदि हम अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं और किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त होगा वो सिर्फ 3 चार्जों से नहीं बल्कि 6 के 6 चार्जों के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा। Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4, Q5, Q6 टोटल 6 के 6 चार्जों के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, E2, E3, E4, E5 और E6, और उन सब का जो सदिश योग होगा वो फाइनल किसी बिंदु P पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा जब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और यदि गाउस के नियम का उपयोग करके यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं तब हमारे पास जो सरफेस की हमने कल्पना की है उस सरफेस में जितने चार्ज मौजूद होंगे उन सभी चार्जों के टोटल के द्वारा मिलेगा हमें किसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये थोड़ा सा आपके डिफरेंट है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे इससे। नेक्स्ट जो हमारे पास कथन है आपको इनको रटना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझना है कि पॉइंट हमें समझाना क्या चाहता है, ताकि हमारे न्यूमेरिकल वगैरह जो होंगे वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का मान 0 है, यदि हमारे पास कोई जो सरफेस हमने कल्पना कर रखी है, जैसे मान लीजिए यही हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस में टोटल चार्ज का मान कितना है, 0। जैसे हमारे पास Q1, Q2, Q3 थे, इन तीनों को यदि हम बीजगणितीय योग करते हैं, तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास टोटल मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब हमारे पास 0 कब आ सकता है, जब Q1, Q2 आपके पॉजिटिव हो, Q3 आपके नेगेटिव हो, यानी एक आपके पॉजिटिव होगा, दूसरा आपके नेगेटिव हो सकता है, या 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है। किसी भी तरीके से हमारे पास टोटल आवेश की जो मात्रा है वो कितनी हो, 0 हो, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस में एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है और इस चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। तो क्या समझे आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण हो चुका है, यानी कोई एक ऐसा सरफेस आपने कल्पना की कि उस सरफेस में जो आवेश की मात्राएं आ रही हैं वो रियल में एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टोटल चार्ज जो होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस सरफेस से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 0 होगा। हमारे पास बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र हो सकता है, तो यहाँ पर जितनी रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही रेखाएं इससे बाहर भी निकलेंगी। यानी ये कोई सरफेस है तो 5 लाइन इसमें एंट्री कर रही हैं और 5 लाइन इससे बाहर निकल रही हैं। तो इस सरफेस से कितनी बाउंडेड हुई, कुछ भी रेखा इससे बाउंडेड नहीं हुई, मतलब फाइनल हमारे पास कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा वहां से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर जा चुका है। तो इससे रिलेटेड कितना फ्लक्स होगा, 0 होगा। यदि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बचती है,
तो जैसे मान लीजिए 4 लाइन एंट्री कर रही हैं और इसमें पॉजिटिव मात्रा चार्ज की बच रही है, तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर। तो एंट्री हमारे पास हो रही है 4 लाइनों की और बाहर निकल रही है हमारे पास 6 लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, निर्गत होगा। कब? जब इस पृष्ठ में आवेश की मात्रा पॉजिटिव होगी। यदि मान लीजिए कि इस सरफेस में 4 लाइन एंट्री कर रही हैं और इस सरफेस का टोटल जो चार्ज आपको प्राप्त हुआ वो नेगेटिव मिलता है, तब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जबकि बाहर से जो लाइन जा रही थी उनकी डायरेक्शन इस तरफ। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होंगी तो कुछ रेखाएं वहां पर एक दूसरे को निरस्त करेंगी, तो इस पृष्ठ से जब बाहर रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या 4 से क्या होगी, कम होगी। तो यदि सरफेस पर आपके नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है तब प्रवेशित फ्लक्स का मान ज्यादा, निर्गत फ्लक्स का मान कम। यदि सरफेस से आपके पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है तब वहां से निर्गत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा और प्रवेशित फ्लक्स का मान क्या होगा, कम। यदि इस सरफेस के कारण टोटल आवेश का मान 0 है तो 4 लाइन एंट्री करेंगी, टोटल चार्ज इसका 0 है तो कुछ एक्स्ट्रा लाइन उत्पन्न नहीं होंगी, तो कितनी लाइनें बाहर गुजरेंगी इससे, 4। तो इस पृष्ठ से संबद्ध लाइनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 4 लाइन तो वैसे ही जा रही थी, 4 बाहर निकल गई। तो इससे रिलेटेड कितनी हुई, इससे के द्वारा कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा वहां पर डेवलप नहीं हुई है। इस सरफेस से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी इस स्थिति में प्रवेशित फ्लक्स का मान निर्गत फ्लक्स के मान के क्या होगा, बराबर। दोबारा से समझिए कि हमारे पास यहाँ कोई सरफेस है और इस सरफेस में एक क्यू हमारे पास यहाँ रखा हुआ है। 3 लाइनें जब इसके अंदर एंट्री करेंगी तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 लाइनें तो इसमें से बाहर निकलेंगी, बल्कि इस प्लस की वजह से कुछ और विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और इसकी वजह से जो लाइनें आएंगी उनकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलती हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस सरफेस से बाउंडेड विद्युत फ्लक्स का मान अब कितना होगा, 3 एंट्री कर रही थी, 3 बाहर निकल रही थी, तो एक्स्ट्रा कितनी बची हमारे पास, 1। तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी 4 - 3 बराबर कितना बच जाएगा, 1। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज आपके नेगेटिव चार्ज है, 3 लाइनें इसमें एंट्री कर रही हैं, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज जो होगा उसकी वजह से लाइनें इस तरफ आएंगी और 2 लाइनें अगर इस तरफ जा रही हैं, 3 लाइनें इस तरफ थी तो हमारे पास 2 लाइनें इसकी वजह से उत्पन्न हुई। तो 3 लाइनें जो हमारे पास थी, ये तीनों लाइनें तो इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, लेकिन इस -q आवेश की वजह से मान लीजिए कि 2 लाइनें इस तरफ आएंगी जो कि इस पृष्ठ की ओर आएंगी, तो 2 लाइन इस तरफ आएंगी इस नेगेटिव चार्ज के कारण। तो अब हमारे पास इससे रिलेटेड कितना फ्लक्स बचेगा, 3 लाइन बाहर जा रही हैं, 2 लाइन अंदर आ रही है इस आवेश की वजह से, तो हमारे पास में बचेगा 3 - 2 बराबर कितना, 1। तो कितना फ्लक्स बचा, 1। यदि मान लीजिए कि हमारे पास ये जो सरफेस है और यहाँ पर आवेश की मात्रा 0 है, तो 3 लाइनें यहाँ पर एंट्री करेंगी और 3 लाइनें इससे बाहर निकल जाएंगी। तो हमारे पास सारांश ये हुआ कि जिस पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं उस पृष्ठ का टोटल चार्ज यदि 0 आ जाता है तो वहां पर संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स प्रवेशित होगा उतना ही फ्लक्स उससे निर्गत होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस प्लस की वजह से जितनी लाइनें बाहर जाएंगी, इस माइनस की वजह से उतनी ही लाइनें पृष्ठ के अंदर की ओर आएंगी। तो इस पृष्ठ से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स डेवलप होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास जो रेखाएं बचेंगी वो प्रवेशित करने वाली और निकलने वाली लाइनें ही होंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो आवेश होगा वो टोटल आवेश हम जानते हैं सिग्मा क्यू बराबर होगा Q - Q0 और बराबर में कितना, 0। तो टोटल चार्ज, तो इस सरफेस से बाउंडेड जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे पास में आ जाएगा Q - Q बराबर कितना, 0। और फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू का मान हमें 0 मिल रहा है, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो फाई का मान कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 0 होगा। यानी इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। और जब भी हम फ्लक्स का मान यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम कैलकुलेट करते हैं निर्गत फ्लक्स में से किसको घटा रहे हैं, प्रवेशित फ्लक्स को। यानी हमारे पास निकलने वाला फ्लक्स यदि φ2 है, प्रवेश करने वाला फ्लक्स φ1 है, तो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा φ2 - φ1। यदि हमारे पास φ2 का मान ज़्यादा है
φ1 से, तब हम ये कहेंगे कि φ का मान कैसा है, पॉजिटिव है, यानी वहां से फ्लक्स निर्गत है। यदि φ1 बड़ा है φ2 से, यानी एंट्री करने वाली लाइनें ज़्यादा हैं, निकलने वाली लाइनें आपकी कम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आपके φ जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या हम ये कहें कि वहां पर फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, प्रवेशित होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि कोई सरफेस है जिसका टोटल चार्ज यदि 0 है तो वहां पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि प्रवेशित टोटल फ्लक्स और निर्गत टोटल फ्लक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इस स्थिति में जब टोटल चार्ज कितना होगा, उस पृष्ठ का 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे के, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के कुछ पॉइंट और। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं गाउस के नियम के लिए कि यदि सममित वस्तु में n समरूप फलक हो, यानी हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तु है जिसके सभी पृष्ठ जो हैं वो समान साइज के हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक घन है, घन की सभी सतह जो हैं वो समान होती हैं, यानी समरूप होती हैं। तब यदि किसी आवेश q को उस वस्तु के केंद्र पर रख दिया जाता है, तब प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पर हम समझें कि जैसे मान लीजिए एक घन है और इस घन में इसके सेंटर में यहाँ पर q आवेश को रखा है। तो जब किसी q आवेश को हम रखते हैं तो इस q आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं फैल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर भी जाएगी, इस तरफ भी जाएंगी, इस तरफ, इधर भी नीचे, चारों तरफ बराबर रेखाएं वहां से गुजरती हैं। तो यदि इसको बिल्कुल बीचों बीच रख देते हैं तब प्रत्येक दीवार से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो प्रत्येक सतह या प्रत्येक दीवार से रिलेटेड यानी बाउंडेड विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो भी क्या होगा, समान। तो यदि हमारे पास जो पृष्ठों की संख्या है वो हमारे पास यदि सतह जो है या जो फलक ले रखे हैं उनकी संख्या n है, तो वहां पर कौन सा भाग मिलेगा हमें, उसका nवां भाग मिलेगा। यानी प्रत्येक फलक से जो फ्लक्स हमें प्राप्त होगा वो टोटल फ्लक्स का nवां भाग प्राप्त होगा। यदि वहां पर फलकों की संख्या 10 है तो अपोन में 10 आ जाएगा। यदि फलकों की संख्या 12 है तो वहां पर 12वां भाग मिलेगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो है वो समान रूप से सभी में बंट जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 1 दर्जन केले हों, इसमें 12 हैं, और यदि वहां पर टोटल केले जो हैं उनकी संख्या 12 है और वहां पर केले लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 6 है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मात्रा मिलेगी, 12/6 बराबर कितना, 2। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुल फलकों की संख्या n थी, तो हमारे को किसी एक फलक से जो रिलेटेड होगा वो हमें कौन सा मान मिलेगा, nवां भाग मिलेगा। तो अब इस टॉपिक को समझते हैं हम किसी घन को लेकर। हमारे पास यहाँ पर कोई घन है और इस घन के केंद्र पर कोई चार्ज q स्थित है। तब प्यारे विद्यार्थियों इस पूरे घन से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना है, फाई है। अब यदि हम चाहते हैं कि उसके किसी एक फलक से कितना फ्लक्स रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर किसी एक फलक की बात करें तो हमारे पास मान लेता हूँ इसको फाई डैश। किसी एक सतह से हमारे पास जो फाई होगा उसका मान आएगा टोटल फ्लक्स का कौन सा भाग, छठा भाग, क्योंकि टोटल इस प्रकार की कितनी सतह हमारे पास में, 6 सतह हैं। किसी भी घन की, किसी कमरे की, किसी घनाभ की कितनी सतह होती हैं, 6। तो किसी एक सतह से रिलेटेड फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, फाई डैश बराबर 5/6। तो फर्स्ट हमारे पास में हो गया कि यदि किसी घन के केंद्र पर कोई आवेश q स्थित है तब घन की प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो होगा 5/6 होगा। किसी एक कोने से वहां पर कितना विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान हो जाएगा फाई डैश इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स और टोटल शीर्षों की संख्या, यानी कितनी, 8। तो हमारे पास फाई डैश बराबर आ जाएगा 5/8। बात करते हैं इसके किनारों की। तो किसी घनाभ कमरे की यदि हम दीवारों की बात करते तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास ये 9 10 11 और 12। टोटल कितने किनारे होते हैं इसके, 12। यानी जहां पर 2 सतह मिलती हैं उसको बोलते हैं उसका किनारा, ये वाला।
तो एक से तो ऊपर वाली, एक से तो ये वाली, तो टोटल हमारे पास कितने किनारे हैं इसके? 12। तो किसी एक किनारे से फ्लक्स का जो मान होगा वो टोटल फ्लक्स का कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 5/12 होगा। तो ये हो गया हमारे पास गाउस का नियम कंप्लीट, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो क्या होगा गाउस का नियम, पुनः एक बार देख लेते हैं। तो गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है? बराबर, यानी फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू जो होता है वो उस सरफेस के लिए टोटल चार्ज की मात्रा होती है। बाहर कितना चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं होगा, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आता है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यदि निर्वात की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नोट यूज करना है, और यदि किसी माध्यम की बात करते हैं तो वहां पर एप्सिलॉन यूज करना है। और माध्यम में फाई का मान निर्वात की मान की तुलना में कम होता है। कितना गुना कम होता है? एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। तो ये थे हमारे पास गाउस का नियम। कुछ कथन हमने इसके बारे में रिलेटेड समझे, तो आप इसको रिवीजन कीजिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, और फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में आपको जरूर बताना है कि टॉपिक आपकी क्लियर हो रहा है अथवा नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और यदि आपकी टॉपिक समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट में देखेंगे हम गाउस के नियम की उत्पत्ति कूलाम के नियमानुसार, और फिर देखेंगे हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।